नमस्कार इंडिया। ये 7 साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये 7 साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। एस्क्लेपियस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैं आर्मी में था, मैं बहुत 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 जज्बाती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। वहां भी मुझ में एक भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी कि भाई साहब अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पे आया हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता था? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ जो समाज का दुख और दर्द दूर करो। आज दुनिया में बहुत दर्द हैं, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो, भारत के अंदर मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे? जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली लाके दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी। मुझे पता था संजीव कुमार, दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से, सही स्वरूप में पेश किया जाए तो वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं,
मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिलेशन रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है। ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो? काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात, धर्म, एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फिर उसके घर पे गया और उससे क्या काम करना चाहता है? बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना? और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है? एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं? एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है। नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर
ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों, दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है? जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव टेक्निक से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था। 7 साल पहले ऐसा नहीं था। 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नियत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसलीपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं, और कुछ नहीं हूं। तब मैंने सोचा था ये विचार, 7 साल हो गए। पहली साल बोला था, आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था, और जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, मैं सोचता नहीं हूं। ये एंकर कह रही थी संजीव सेन ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूं पहले दिन से ही। मैं पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो एसलीपीएस वेलनेस होगी। पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है। पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े? आवाज दो, बढ़े या नहीं बढ़े? जो बोलता हूं वो करता हूं 100%। और मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है। मैं तो बोल के उसको बोल देता हूं कि अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना। आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे? अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट,
तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए? उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का एक ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से यूएसए तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटोडोक उसको ना मिले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, जिसको मुझे रोज देखना है, मेरी माँ को देना है, चाचा को देना है, चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है। और किसको दूंगा? मैं एमबीए मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ के लोगों को दे दूंगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति के हैं। आज देश, देखो मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूं, इसके पीछे एक रीजन है। मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है। देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं। देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो पर उसमें देश का हित जरूर ढूंढो कि इसमें देश का हित क्या है। कोई भी काम करो। ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ही है कि यहां पर लोग सेल्फिश बहुत हैं। 10 अंग्रेज आके यहां पर राज करके चले गए, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है। हर आदमी सेल्फिश है और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है। और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है दौलत में नहीं है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कत है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है, आधा बीमारी में चला जाता है। और बीमारियां भी इस लेवल की है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो बताओ। हाँ, किडनियां बेच देते हैं। इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं। जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं। थोड़ा सा यहां पर दर्द हो जाए, हॉस्पिटल चले जाना, गैस का दर्द होगा, छाती फाड़ देंगे। इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी वेलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेदा बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूं जो गलत तरीके से लोगों के साथ खेल रहा है। आयुर्वेदा वो पद्धति जहां चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। हाँ? अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो। हम कब कह रहे हैं हमारे साथ काम करो? मैं तो जिंदगी में नहीं कहा। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर आपको लगता है ये काम गलत है,
कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना। और उससे क्या हुआ मैं भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहां पर, छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं है चीजें सामने। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोग दूध, घी, मसाले सब में मिलावट कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी से कीमती लोगों के लिए दौलत है, और एसएलपीएस के लिए लोगों की जिंदगी की कीमत है। ये मिशन नहीं तो क्या है? अरे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पर है तो मिशन, हाँ या ना? है तो मिशन। अगर इन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके अगर आपको 2 पैसे आ जाते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाता है? क्या एक बिजनेस मॉडल बना के तुम्हें दिया तो कुछ गलत किया? जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेच रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, जो हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल चला रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, वो भी तो लोगों के लाइफ स्टाइल सुधार के कमा रहा है। और अगर हमारे लोग कमा लेते तो इसमें क्या बात है? और ऐसे ही कमाएंगे, ठोक के कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे। यहां पर बोलते हैं कंपनी है, वो क्या है? वो मंदिर है, मेडिकल स्टोर। वो हॉस्पिटल क्या है? वो भी बिजनेस है। वहां भी लोगों के घर चलते हैं, हाँ या ना? वहां भी उससे भी लोगों के चूल्हे जलते हैं और यहां से भी लोगों के चूल्हे जलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आवाज में पूछता हूं, आज लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, अच्छी सेहत दी, ये हम सब ने 7 साल साथ रह के अच्छा काम किया, बुरा काम किया? जोर से बोलो, अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया ना? ये करते रहना है, चाहे 70 साल साथ साथ हो जाए, चाहे 700 साल साथ साथ हो जाए। ना झुकना है, ना डरना है, ना घबराना है। अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, भगवान भी हमारे साथ रहेगा। और ये इंडस्ट्री 7 साल में बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो पुराने साले बिगड़े हुए थे वो भी सुधर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। और जो नए आ रहे हैं वो भी सुधर के आ रहे हैं। उन्हें पता है साला एक हरामी बैठा है, जीने नहीं देगा तुम्हारे को माइक पे, रोज तुम्हारे बारे में बात करेगा और मैं करूंगा। सुधर जाओ। ये इंडस्ट्री गरीब लोगों की है, अपर मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है। इससे खेलने का हक किसी को नहीं है। इस इंडस्ट्री की आड़ में लोगों की जिंदगी से खेलने का हक ना मुझे है ना किसी को है। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौकिया लोग नहीं आते। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौक पूरे करने के लिए नहीं आते। यहां जो आता है वो एक जरूरतमंद होता है, उसके घर में जरूरतें होती हैं। काम कैसे करना है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, मैं जरूर बात करूंगा आज, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाता हूं इस कंपनी के, आपको भी तो पता चले कि जो आज तक 25 साल से हुआ है, क्या यहां वो तो नहीं हो रहा, कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज टेस्टिमोनियल लगाए जाएं। मैंने हजारों टेस्टिमोनियल मंगाए थे, उसमें से कुछ मैं लेके आया हूं। 2008 से सोराइसिस था और मैंने 13 सालों में सूरत, बड़ौदा, देखना, देखो देखो कैसा होता है सोराइसिस। ये देखो, हाल सड़ी पड़ी रहती है, लेकिन आराम तो होता था, लेकिन वापस रिपीट हो जाता था। और फिर मैंने पिछले साल इलाज, और वो देखो इधर वाला फोटो देखो, उधर वाला फोटो देखो, अरे देखो, मजाक है। देखो खाल गल जाती है, पूरी खाल गली रहती है, नरक जिंदगी होती है, नरक। ये एक रिजल्ट दिखा रहा हूं, आपके पास ही हजारों होंगे, हैं या नहीं है? मैं इसलिए दिखा रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देखो हम लोग क्या काम करते हैं। नरक लाइफ थी इसकी, ये देखो और वो देखो। ये ताकत है एसएलपीएस के प्रोडक्ट में, ये पावर है एसएलपीएस की नीयत में, ये अलग है एसएलपीएस की सोच। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ।
नेक्स्ट देखो, कैंसर, नाक से लिक्विड, मुंह का कैंसर, जिंदगी नरक। देखो देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाएगा शरीर। देखो, और मैम आप बताइए कि सर को क्या प्रॉब्लम थी? इनको कैंसर का शिकायत है और लगभग वो सब 3 सालों से। अब चेहरा देख रहे हो, नाक में पाइप है क्या? और पिछले 3 साल से सर को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो इससे आपने इसका ट्रीटमेंट भी कराया होगा? कहाँ कराया आपने? अभी जबलपुर में रोको रोको, लक्ष्मी नारायण। इसका अमीर घर लग रहा है, पीछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अमीर है? अमीर है क्या? 3 साल से इलाज कराया, कितना पैसा लगाया होगा? कहां से लाया होगा? और मात्र 3 महीने में इसके नाक से पाइप उतर जाता है और ये अपना खाना खाने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार है स्लीपियस और क्या करके देगी? नेक्स्ट, ये लो, मस्कुलर डिसऑर्डर, इंजेक्शन का रेट बताऊं? 16 करोड़, 16 करोड़ रेट है इस इंजेक्शन का। अगर इस बच्चे को चलाना है और उसको जीवन देना है तो 16 करोड़। बड़े बड़े रईस के पास भी नहीं होते, बच्चे चले जाते हैं दुनिया से। देखो, ये देख रहे हैं, बालक जब मेरे पास आया इस तरह से था और 3 महीने के बाद एसलीपीएस के औषधि देने के बाद इस तरह है और उसके 1 साल बाद वो रखे प्रोडक्ट, ये अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। इसके मम्मी पापा भारत माता की, भारत माता की, साल के बाद भारत माता की। अपने पैरों पे ये लो, बहुत खूब दौड़ रहा है, मस्ती कर रहा है। यही है वो बच्चा। मैंने भारत माता की जय क्यों बोली? क्योंकि ये भारत की धरती का कमाल है, यहाँ की जड़ी बूटियों का कमाल है। मजाक है? ऐसे लाखों रिजल्ट, हजारों रिजल्ट होंगे। ये तो मुझे कुछ सिलेक्टिव में लेके आया हूं, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन में डल जाएंगे। मजाक है? एक माँ बाप जिसके पास संतान ना हो, ऐसा गरीब करो, कहां से लेगा पैसा? कितने डॉक्टर को दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? पूरी जिंदगी बिना संतान के रहेगा। कोई रहना चाहेगा हम में? कोई रहना चाहेगा? और संतान उत्पत्ति की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। जिसको संतान नहीं, अगर पैसे वाला है ना, अरबों रुपए खर्च कर देता है। मत करो। मैं नहीं कहता मैंने संतान होने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने मस्कुलर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हाँ, डाइवोडोक हम देते हैं, वो हमने बनाया, लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है, एसलीपीएस की नेक नियत और इन फाइटरों का मोहब्बत से लोगों को ये चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। नहीं, ये भाई साहब आओ, बताओ, आप बताओ, आइए आइए, चश्मे वाले व्यक्ति अभी बताओ। लाइव लाइव लो, लाइव, हम तो लाइव धमाका करते हैं, लाइव। हाँ जी भाई साहब बताइए। सिस्टर को ये नस दबी हुई थी, बैक पेन था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी, किचन में खड़ी हो गए। अब वो सारा काम कर रही है। और रही मेरी आँख की बात, एम्स में जो है डॉक्टरों ने 6 इंजेक्शन लगा चुके थे लेफ्ट आई में और जवाब दे दिया था कि इससे ज़्यादा अब इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बढ़ता ही गया। और अब जब से 1 महीना हुआ, मैंने एक वो इसकी वो डाली है, 3 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स लिया है, जिससे कि मेरे को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मैं कहूं एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बात में दम नहीं, पर जनता कहे तो जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती। जनता गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। जनता चाहे तो बना दे और जनता चाहे तो गिरा दे। और हमने अपनी जनता के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। मानते हो एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है? ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसको काम माने? इसको काम माने? अरे ऐसे 10-20 परिवारों की दुआई मिल गई ना तो करोड़पति तक ऐसे निकलोगे, ऐसे। दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। लोगों की दुआएं इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। बात समझ में आ रही है?
अब बात करो बिजनेस की। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग आते हैं। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर आके लोग, यहां पर भाषण चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? अब एक सरकारी इंप्लॉई हो, कौन मोटिवेट करता है? अब किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है, हाँ है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा, वो तो इट सेल्फ अ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए, चलेगा कैसे समझाना है मैं समझ सकता हूं, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, बैंक बैलेंस से बैंक भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है। तो जरूरत से तो इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की, 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है मेरे दोस्त, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां क्यों कहना पड़ता है, यहां मोटिवेशन क्यों देना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की हमने बात कर रहे हैं, हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। वो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते, 20,000 महीने की बात करते, 25,000 महीने की बात करते, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास छोटा है। छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। प्रोसेस ही हमारा, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। आज मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? और जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं मेरे दोस्त, उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली उसको? सरकारी स्कूल। कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त, पड़ोसी, सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी, ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं। कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, हाँ या ना? अरे ये सुन लो, मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है तभी तो उसका दिमाग सोचता है, हाँ या ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं, बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, तो मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा, ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे,
होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है, पर लाखों करोड़ों की बात वो एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो, नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं भेजता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता है होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई। आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, है ना। फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, हाँ है ना। क्या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखिए? फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है, उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना। जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है, और वो लड़की, वो औरत, वो बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले ले। आर्थिक परिस्थितियां पूरी जिंदगी उसे झाड़ू पोछा बर्तन मांजने पे मजबूर कर देती है। और उसकी शादी भी किसी बड़े घर में हो जाती तो वो भी कुछ बड़ा ऑफिस चला के दिखा सकती थी, फैक्ट्री चला के दिखा सकती थी। तो दोस्तों याद रखना मेरी बात, आप मानसिक कमजोर हो, शारीरिक कमजोर नहीं हो, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपने आज तक खुद को जिया ही नहीं। शादी परिस्थितियों ने कराई, पढ़ाई परिस्थितियों ने कराई, घर परिस्थितियों ने दिया, दोस्त परिस्थितियों ने दिए, रिश्तेदार परिस्थितियों ने दिए। तुमने खुद के लिए क्या लिया? खुद को कहां जिया? एक वक्त बताओ मुझको, खुद को कहां जिया? और अब दूसरी बात करता हूं, अगर आपका किसी बड़े घर में जन्म होता, आप देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा जाता, आपके पापा की फैक्ट्रीज होती, तो क्या आप नहीं चला सकते थे? अरे यस और नो? शोरूम होते बड़े बड़े, तो गल्ले पे आप नहीं बैठ सकते थे, पैसे आप नहीं गिन सकते थे, हाँ है ना। क्या मौका मिला? क्या मौका मिला? अगर आप बाइक चला सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, जहाज की, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते थे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? मौका मिला? नहीं दिया। किसने तुम्हें मौका मिला? तुमने मौका मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। तो कसूरवार तुम्हारी परिस्थितियां हैं आज के जीवन की, आज तक के जीवन की। जब तक तुम एसलीपीएस में नहीं आए, तुम कसूरवार नहीं हो मेरे भाई। अगर तुम्हें मौका मिलता ना लंदन से पढ़ के आने का, कनाडा यूएसए से पढ़ के आने का, पिताजी की फैक्ट्रियां चलाने का, शोरूम चलाने का, तो तुम चला सकते थे, क्योंकि जो तुम्हें आज तक मौका मिला वो तुमने परफेक्शन से किया है। नौकरी मिली तो नौकरी की, दुकान मिली तो दुकानदारी की, किसान, खेती मिली तो खेती की। मतलब हम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। कोई मौका दे तो सही। मानसिकता बढ़ाओ, चेंज करो। आज के बाद ये मत सोचना कि जो तू है तेरी वजह से है, नहीं। जो तू है तेरी कमजोर परिस्थितियों की वजह से है, और जो तू कल होगा एसलीपीएस वेलनेस मिलने के बाद भी, तब तो तेरी वजह से होगा।
इस प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले आप कौन थे भूल जाओ, आप किस घर से थे भूल जाओ। अब दिखाओ दुनिया को कि मैं कमजोर नहीं, मेरी परिस्थितियां कमजोर थी, इसलिए मुझे कमजोर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का मौका मिला। अब मेरे पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, अब मेहनत करके दिखाऊंगा। ऐलान जंग कर दो, जाके बता दो लोगों को हम कमजोर नहीं होते। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे पिताजी ने भी फिर आर्मी की जॉब की। मेरे घर में भी गाड़ी बंगले नहीं थे। जब मैं इस माहौल में आया तो धीरे धीरे मेरे मानसिक विकास हुआ। जब मैं कर सकता हूं, महिपाल कर सकता है, कुणाल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। फर्क है, आज के बाद खुद को कसूरवार मत समझना, परिस्थितियों को कसूरवार समझना, और आने वाली पीढ़ियों को इन परिस्थितियों से रूबरू मत कराना। नहीं तो दोस्त, अच्छा अच्छा टैलेंट खो जाता है, अच्छा अच्छा टैलेंट दब जाता है। इन परिस्थितियों के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आर यू रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? अब आखिरी बात, बहुत बार ऐसा होता है फेलियर आ जाता है ना, टीम टूट जाती है, कभी अपलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी डाउनलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है। यस और नो? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे है? आप लोगों को मालूम नहीं आपकी लड़ाई किससे? किससे? खुद से ना, नहीं। ध्यान से समझना। आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अरबपति, करोड़पति चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? चाहता कौन नहीं? लेकिन सब बन नहीं पाते। कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। वो बनेगा जो इस दुनिया को समझेगा, नेचर को समझेगा। देखो, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी में अमीरी नाम की चीज ही नहीं है, ना किस्मत में, ना तुम्हारी किताब में, ना भगवान की किताब में। ऊपर वाला जब सृष्टि बनाता है तो नेचर को बैलेंस करता है। अगर नेचर इम्बैलेंस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर बारिश ही बारिश होती रही 365 दिन, दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? नेचर क्या है? दुनिया का नेचर क्या है? ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, वो गरीब भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा, और अपर मिडिल क्लास भी रखेगा। उसको चलानी है सृष्टि। अगर उसने सब लोग अमीर बना दिए तो गांव में खेत में काम कौन करेगा? अन्न कहां से उगेगा? सृष्टि खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो घर की चिनाई कौन करेगा? ड्राइवर कहां से लाओगे? नौकर कहां से लाओगे? ये दुनिया कैसे चलेगी? अमीर लोग काम करते हैं क्या? अमीर लोग तो काम करवाते हैं। तो काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? इसलिए कई बार, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में इतने कमजोर लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, घर में इतनी जरूरतें हैं, इतनी भूख है उनके घर में, इतनी चीजों की तंगी है, फिर भी ये धंधा छोड़ जाते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, कुछ भगवान से बात भी की कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो पाप है, ये तो विश्वासघात है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी आप फेल हो जाते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी आप छोड़ जाते हो। ये तो पाप है। जिस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे सब सुखी रह सकते हैं फिर छोड़ जाते हो, तो ये पाप लोग क्यों करते हैं? तब मेरे मन में विचार आया, ओहो, ये लोग नहीं करते, कि भगवान करवाता है, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस रखना है। अगर भगवान ने, सुनो, लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, हल्का फुल्का आदमी तो यहां उल्टी कर देगा। हाँ,
तुम कंफर्ट के साथ सोचो, आराम आराम से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान को तुम्हें अमीर बनाना होता ना तो टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म दे देता। सीधी सीधी बात सुनो, नेचर को बैलेंस करना था, हमें अमीर नहीं बनाना था। क्या अमीरों के बच्चे पैदा नहीं होते तो हम भी वहीं निकल जाते? जरा किस लिए पसीना बहाना पड़ता? बचपन से ही गाड़ी बंगले होते हैं हमारे पास, होते हैं ना, पर हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेचर बैलेंस। भगवान को, सृष्टि को बैलेंस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब हमारा धरती पे जन्म हो जाता है, धरती की जरूरतें, धरती पे रहना है तो जरूरतें पूरी करनी है। ये चकाचौंध हम देखते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्रोग्राम देखा, हमारा भी दिमाग खराब हुआ। हम भी बनेंगे महिपाल, हम भी बनेंगे मामचंद, अनिल, अनुज शर्मा, अमित दुबे, हम भी ऐसा करेंगे। बस सोचा ही जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना तो ऊपर वाले का मीटर शुरू हो जाता है। अबे साले धरती पे मिडिल क्लास भेजा, नीचे जाती बागी हो गया। अगर मुझे तुझे अमीर बना के भेजना होता तो मैं तेरी किलकारियां किसी अमीर के घर में गुजमा देता। जब मैंने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में अमीरी, तो बदलने की कोशिश मत कर। अब नीचे आके किसके भगवान, भगवान से हमारी कौन सा मुलाकात हुई है जो माने ना? भाई हम तो मर्जीज लेंगे, हम तो जगवार लेंगे और हम लग जाते हैं। तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं, करेगा क्या? इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर वो आपके साथ खेल खेलता है, खेल खेलता है। गॉड गिव्स यू चैलेंजेस बिकॉज यू गिव्स द चैलेंज टू गॉड। आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सिमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं 7 बार फेलियर हुआ हूं, 7 times I got failure। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली पिछला फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना? और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गरीब का बेटा 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा। भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है, गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है। समझे? तो वो क्या करता है? वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जा, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो। उसको सोचता है पति है, अरे पति नहीं, ये भोले बाबा है, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता है, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें। समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। छोड़ यार, कंपनी का प्रोग्राम था, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ।
7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, जीरो होता, फिर उठता, फिर जीरो होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था। मैं कहा जैसा तू वैसा मैं। तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था, एक धन्ना भगत होता था। वो मंगलवार का व्रत रखता था। तो वो बड़ा मासूम आदमी था, भगवान को लेकर 100% पॉजिटिव था। तो उसने खेत में गया और भगवान बजरंगबली की मूर्ति बनाई। मूर्ति बना के उस पर लगा दिया खाना। बोला खा भोग, फिर मैं खाऊंगा। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ खाने वाली है? पर वो इतना मासूम था, 100% पॉजिटिव था। उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं। वो बैठ गया। दिन 1 निकला, दिन 2 निकले, दिन 3 निकले, दिन 4 निकले। वो खा ही नहीं रहा खाना। बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा। बजरंगबली ऊपर से देख के परेशान, यार ये तो पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, मस्ताना आदमी है, 100% मुझे लेके पॉजिटिव है। बजरंगबली को किताबों में लिखा है, तुम्हारा इतिहास बताता है, आना पड़ा, उसके साथ बैठ के खाना पड़ा। मतलब जब इंसान 100% पॉजिटिव होगा, जुनूनी होगा, जिद्दी होगा, जज्बाती होगा, और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए, या करूंगा या मरूंगा, वो मरने देगा नहीं, करवा देगा। तो ये अपलाइन से झगड़ा हो गया, डाउनलाइन से नाराजगी हो गई, ये सब उसके खेल है। अपलाइन में भी वही घुसता है, डाउनलाइन में भी वही घुसता है। सारे खेल ऊपर वाला खेलता है। तैयार हो इस चैलेंज के लिए? चैलेंज के लिए तैयार हो? चैलेंजेस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 7 पे संपन्न हो जाएंगे। आर यू रेडी? हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? मैं भी आपके साथ तैयार हूं। गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है, तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए SLPS में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं खा रहा। आपने मेहनत की है। मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत, मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं, जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना के दूंगा लाखों लोगों को। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है, क्योंकि ये जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया,
अभी तो 7 साल का सफर है। 7 साल, 7 साल तो सब्र के हैं। 8वें साल में दिखाएंगे 7 साल साथ के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं, 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। अभी सारे तोड़ ही रखे, जो थोड़े बचे कुचे उन्हें भी ले लेते हैं, भी लपेट लेते हैं। खुश हो आप लोग? खुश हो? पहले बताओ, भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है? सब तैयार हैं? जब जब नेगेटिव होगे क्या सोचोगे? हाँ, बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, पर मैं ही क्यों फंसू उसके बैलेंस के चक्कर में? बतेरी दुनिया पड़ी है, वो फंस जाएगी। 100% पॉजिटिव, ब्लाइंड बिलीव करना। जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो, ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है, और वो ये रास्ता है। अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो। ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें दिया है, ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर। एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस। तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो। 5 साल का। 5 साल दोगे? बस 5 साल, 5 years ओनली। पॉजिटिव होके लगे रहना। क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल। देखो, छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो, मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है। मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी, एक बॉल में ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, 5 साल तक पता नहीं। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। 5 साल तक खड़े रहना, 5 साल तक छोड़ना मत। मैं कहता हूं बुरी बात, अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में तो क्या हो गया यार? जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो? 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो 5 साल भी रहेगी। लेकिन एक बार सोचना, कुछ हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूं कि आप सबकी हिम्मत, आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे, और आप सब टिके रहो। और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूज पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच।